और ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और बच्चों, ताकि सर से आप लोगों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो आप में से जो भी बच्चे इंडिविजुअल इंग्लिश की क्लास करना चाहते हैं, वो सुबह 8 से 10 सर की क्लास चल रही है, वो बच्चे क्लास कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, टाइम नहीं है। सुबह मैथ्स की कौन सी क्लास है? दोनों क्लास करते हैं आप लोग? दोनों क्लास? इतना मैथ क्यों पढ़ रही है? एक ही पढ़िए। सर जो छूटा है तो शाम वाले बैच में कर लीजिए, छूटा वाला, ठीक है, पढ़ लीजिए। और हाँ, कल से बच्चों मेरा, सॉरी कल से नहीं, दिमाग कम चल रहा है, लगातार कई क्लासेस हो चुकी है। मंडे से नया आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन बैच का, ठीक है। और ये बैच बच्चों प्रयागराज का सबसे क्रांतिकारी बैच होगा। पोस्ट देखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि इस बैच में बच्चों देखिए, फाउंडेशन बैच में वसीम सर का तो पूरा मार्गदर्शन हमेशा से रहा है, और मेरे ऊपर सर का आशीर्वाद सदा से बना आया है, ठीक है, और वो आगे चलता रहेगा। लेकिन बच्चों क्रांतिकारी बैच इसलिए है क्योंकि इस बैच में सर से बच्चों को इंग्लिश पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस वजह से ये आपका क्रांतिकारी बैच होगा, अब तक का प्रयागराज का सबसे क्रांतिकारी बैच होगा। आप लोग, बहुत सारे बच्चों को आप लोगों ने भेजा होगा फाउंडेशन बैच में, क्या बच्चे सेटिस्फाई है कि नहीं? पूछा होगा आप लोगों ने, सेटिस्फाई है? हमारे पढ़ाने को लेकर के कभी कोई कमी आई हो तो बताइए, कोई कमी आई है? आप देखते हैं बच्चों, सामने ही बैच चलता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों के सहयोग से मेरा बैच हमेशा फुल रहता है, इसके लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, आपका प्यार इतना मिलता है जिससे सारा बैच फुल जाता है। तो इसी प्रकार से बच्चों, इसी उम्मीद से हम लोग अपने बैच के प्रमोशन के लिए आए हैं, आपको जानकारी देने के लिए आए हैं कि मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन बैच सुबह 7 से 11। तो आपके जो भी छोटे भाई बहन हो, अगर वो फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं तो आप उनको बताइए कि यहाँ सबसे अलग और सबसे बेहतर चीजें मिल रही हैं, जिसमें इंग्लिश पढ़ाएंगे सर, मैथ्स में पढ़ाऊंगा, रीजनिंग कुशल सर पढ़ाएंगे, और जीएस की पूरी फैकल्टी होगी, द एसपी टीम। पहले अब्बास सर जीएस की पूरी टीम देखा करते थे, लेकिन चूंकि अब्बास सर का सिलेक्शन हो गया है तो अब एक व्यक्ति 2 जगह कहाँ रह पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से अब वो अपना प्रोफेसर वाली ही ड्यूटी करेंगे, तो यहां पर वो समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन बच्चों, पूरी द एसपी टीम, जीएस की फैकल्टी आपको मिलेगी, जिसमें सारी चीजें बेहतर तरीके से कराई जाएंगी। ये आवाज अनिल जी कुछ खराब आती है, ऐसा क्यों? सही करवाइए, बताइए ये कैसी आवाज आ रही है? हाँ, सही करिए इसको। सर की आवाज, बस सर की आवाज ही कैच होती है क्या? हाँ, सर की आवाज, हमारी आवाज भी तो मिलती है, बताइए अब कैसे गड़बड़ हो गया? चलिए, तो सपोर्ट करेंगे ना आप लोग भाई? हाँ, तो हर एक बच्चा, कितने एडमिशन करवाएंगे आप लोग? एक एक एडमिशन, बस एक एक बच्चों को भेजिएगा, ठीक है, एक एक बच्चों को बस भेजिएगा। बच्चियां सपोर्ट करेंगे ना आप लोग? ठीक है, पूरे मार्केट में ये हवा फैला दीजिए, मतलब कि क्रांतिकारी बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा, और जो भी बच्चे हैं उनको आप भेजिए। और मेरी ये गारंटी है कि मैं उन बच्चों को सेटिस्फाई करूंगा, किसी भी एक प्रकार की कंप्लेन नहीं आएगी। और जो भी बच्चे, जिन बच्चों को आप भेजेंगे, वो बच्चे आपका शुक्रगुजार करेंगे कि आपने मुझको अच्छी जगह भेजा है, जिससे मैं बेहतर कर पा रहा हूं, ठीक है बच्चों। चलिए, अब मैं सर को मौका देना चाहता हूं। सर बताएं अपनी बातों को। लगा ही लीजिए सर। ज्यादा नहीं, बहुत ब्रीफ में बात करेंगे हम। बहुत ही ब्रीफ में, ये देखिए, जो 28 तारीख का जो फाउंडेशन बैच है, इसका एक कोर्स मॉड्यूल बनाया जा रहा है। एक वर्ड है हॉच पॉच, जिग जैग, वेयर एंड टेयर, वो सिस्टम नहीं चलने वाला। यू कम टू द राइट ट्रैक। एक कोर्स मॉड्यूल बनाया जा रहा है। बाद में हम रात में, हम लोग अभी कल 12 बजे गए, 10-11 बज गया था, कल 11 बजे हम लोग गए हैं। एक कोर्स मॉड्यूल, एक ऐसा मॉड्यूल जिसमें इंग्लिश में, मैथ्स में, रीजनिंग में और जीएस के टीचर से भी बात हो रही है, जबरदस्त चर्चा हो। और एक ऐसा कोर्स मॉड्यूल हो जो फाउंडेशन बैच में जो टाइम पे खत्म हो, तो आप एग्जाम को क्रैक करें, राइट? हर टॉपिक का मटेरियल, स्टडी, प्रैक्टिस,
सिस्टम, ओके, और एक मिनट, और वीकली टेस्ट, जैसे एक हफ्ते की पढ़ाई हुई तो उस पर एक टेस्ट संडे को। बोलिए, अपने को जज करें, टॉपिक को जज करें। यद्यपि मुझे 1 ही घंटा मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इसमें बेस्ट हम लोग देने का प्रयास करेंगे। इंडिविजुअल में 2-2.5 घंटे क्लास चलती है, तो नेचुरली वहां पे आयाम ज्यादा होता है। फिर भी जो लड़के बेसिक्स जिनका कमजोर है वो फाउंडेशन को ज्वाइन करेंगे, तो बेसिक्स भी हम लोग कवर करेंगे, मिडिल पार्ट कवर करेंगे, और एक टॉप शब्द है या अपेक्स शब्द आपने सुना होगा। तो कॉन्सेप्ट जब तीनों लेवल पे जाएंगे तभी आप एग्जाम को क्रैक करेंगे। सपोज करिए आपने बेसिक्स पढ़ लिया, मिडिल पार्ट पढ़ लिया और अपेक्स के क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो कुछ जानकारी तो होगी लेकिन सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हाई लेवल के कॉन्सेप्ट पे होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। अच्छा, आप हमें बताएं, कक्षा 5 में भी प्रेपोजिशन पढ़ते थे, परसेंटेज पढ़ते थे, कक्षा क्लास 8 में भी पढ़ते थे, आज भी वही पढ़ रहे हैं। टॉपिक कुछ नहीं बदला है। बदला क्या है? नेचर ऑफ द टॉपिक, टॉपिक का नेचर, यानी कॉम्प्लेक्स स्टडी करनी है। बोलो भाई, हाँ, हमें स्टडी कैसी करनी है? कॉम्प्लेक्स। और वहां पर उसी टॉपिक की कैसी स्टडी कर रहे थे हम लोग? सिंपल। तो अभी इस लेवल पे आके सिंपल ही स्टडी अगर करेंगे तो कुछ जानकारी होगी, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। और जब सिलेक्शन नहीं होगा तो दिक्कत होगी। तो आप सब लोग आए 28 वाली में, सर भी आ रहे हैं हमारे, वसीम सर, अच्छा बात है, बहुत सही समय पे आ गए हैं। और देखिए एनर्जी आ जाती है। तो आप जब आए तो ये कोर्स मॉड्यूल बहुत अच्छा रहेगा, और उसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, और एक बेहतरीन पैकेज जिसको कहिए, ये ऐसा पैकेज है जिसको आप बड़े बड़े शहर में, जैसे आप दिल्ली में कोई जाता है, कोटा में जाता है, तो हम लोग इसको एकदम पैकेज और कोर्स मॉड्यूल बना के पढ़ा रहे हैं। और रियली आप याद करेंगे कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन बैचेज इन स्पीड कोचिंग। और उसके लिए सब लोग अनुभवी लोग हैं। जो मान लीजिए क्लास डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, वो भी उस मॉड्यूल को कोर्स में बनाने के लिए उसके पीछे हैं। जैसे वसीम सर, वो डेली डिस्कशन हो रहा है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। और आप आए, देखें, समझें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। जी जी, नहीं ठीक सर। हाँ, तो सर लोगों का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, और सर तो गुरुओं के गुरु हैं, ठीक है। तो हमको समझेंगे तब ना, अभी मत मानिए। सर तो मान लिए हैं, तो जब आप पढ़ेंगे तब मानिए। तो सर का बैच स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन बैच। सर के मार्गदर्शन में वो बैच चलेगा। तो दीपक सर भी हैं उसमें, बाकी हमारा भी सहयोग रहेगा। तो अपने जितने जूनियर्स और छोटे भाई हैं आपके, उनको आप लोग जोड़िए। और ये द स्पीड का ही बेस्ट फाउंडेशन बैच नहीं होगा, बल्कि पूरे इलाहाबाद का, और इलाहाबाद ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का एक अच्छा फाउंडेशन बैच होगा, जिससे बच्चे काफी लाभान्वित होंगे। थैंक यू। लाइव शीट निकालिए। तो बच्चों, हम लोग कहाँ थे? बताइएगा तो। टाइप 12 पे आ गए हम लोग। आखिरी टाइप है ना ये हमारा? गुड। सीएल की समाप्ति होने जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। क्या है? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। 171 फिर से सुनिए ध्यान से, देख लीजिए भाई। 171। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। मान लिया कुल आपके X वोटर्स हैं, कुल मतों की संख्या X है। इसमें से 20% यानी कि 1/5 ने मत नहीं डाला, तो कितने लोगों ने मत डाला? 4/5 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया, वोटिंग को कास्ट किया। ठीक है। 12.5% मत अवैध घोषित हो गए, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 1/8 मत अवैध घोषित होगा किसका? पड़े मतों का ना। पड़े मतों का 1/8 अवैध घोषित हो गया, तो वैध कितना होगा? 7/8। तो इसी का 7/8 लेंगे आप, तो इतने वैध मत हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या बोला है? जीतने वाला प्रत्याशी वैध वोटों का
60% पाया है, तो वैध वोटों का 60% जीतने वाला पाया है, तो वैध वोटों का 40% हारने वाला पाएगा। जीत हार का अंतर क्या है? 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो यहां ये जो वैध मत है, इसका अगर 1/5 निकाल ले तो वो जीत हार के अंतर के बराबर होगा। भाई इसी का 20%, इसी का 20% जीत हार का अंतर है। इसका 60% जीतने वाला पाया है, इसका 40%, इसी का 40% हारने वाला पाएगा। तो जीतने वाला इसी के तो 20% से जीता है, तो इसका 20% क्या? 1/5। तो सीधे 1/5 से इसका गुणा करिए, तो ये जीत हार के अंतर के बराबर होगा, जो कि है आपका 5600। ये एक लाइन का स्टेटमेंट है। यहां पर आ गया समझ में? अब बीच में अवैध वोटों की संख्या दे देगा, पुराने टाइप का फॉर्मेट बनाएगा, तो फिर वही फ्लो चार्ट के माध्यम से ही क्रम सेट करके आपका कहां कौन सा फ्रैक्शन उठाया जा रहा है, जैसे मैंने कल सिखाया था वैसे आप कर सकते हैं। सही है? कोई डाउट किसी को? किस बालक ने पूछा था? आपको क्लियर हुआ? आ गया ना भाई? ये देखिए, ये क्या है जो मैं फ्रेम कर रहा हूं? ये क्या है? पड़े मत है। इस पड़े मत का, सॉरी पड़े मत नहीं है, वैलिड वोट्स है ना। ये तो कौन से मत है? ये आपके वैलिड वोट्स हैं, यानी कि वैध मत है। तो जीतने हारने का बंटवारा कहां से होता है? वैध मतों से, वैलिड वोट से। तो जो विनर है वैलिड वोट्स का 60% पाया है, तो जो लूजर होगा वो वैलिड वोट्स का 40% पाएगा। तो जीत हार का अंतर कितना है? 20%। तो अगर वैलिड वोट्स का हम 20% फाइंड कर लें तो क्या वो आपका 5600 के इक्वल होगा? होगा ना? वही काम हमने किया है। ये आसान था, यहां परसेंटेज के फिगर सिंपल दिए थे, इसलिए आराम से हो गया। केवल एक 12.5% को हमें देखना था। याद था 1/8 होता है, तो 1/8 नहीं पड़ा तो 7/8 पड़ेगा। तो ये पड़े मत ये है जो आपके इनसाइड द सर्कल है। आ रहा है समझ में? जो सर्कल के अंदर है वो पड़े मत है। ये कास्टेड वोट्स है, और इसका 1/8 अवैध हो गए, तो वैध कितना होंगे? इसी का 7/8 होंगे। क्लियर है ये चीज? आ रहा है समझ में? सिंपल क्वेश्चन था ये, हो गया आराम से। कल वाले तो डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट क्या थे? फिगर पे ध्यान देना था कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। जहां वैध अवैध मत अलग से दिया हुआ था वहां और ज्यादा ध्यान देना था। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सीधे फ्रैक्शन पे एक बार में आ गया है, तो ये ज्यादा आसान है। समझ में आया? ओरल है ये 173। बच्ची ने कहा है 173 ओरल बता दीजिए। देखिए, किसी चुनाव में मतदाता सूची के 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी कि 90% ने किया है। 60 मत अवैध घोषित हो गए। दिमाग में रखिएगा इसको। सफल प्रत्याशी ने अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक प्राप्त किए हैं, और मतदाता सूची के संपूर्ण सदस्यों के 47% ने सफल प्रत्याशी को मत दिया है। तो 47% ने सफल प्रत्याशी को मत दिया, तो 100% का 47% तो इसको मिल गया। तो हारने वाला पाएगा 47 - 308। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वैध मत के बराबर होगा। तो 47 कितना हो गया? 94, और 94 और ये -308, और प्लस क्या कर देंगे? अगर 60 कर देंगे तो वैध अवैध जोड़ देंगे तो किसके बराबर? 90% के बराबर। बस सीधे वहां से परसेंटेज में वैल्यू आएगी। हाँ, 90 माइनस करके निकाले तो बात वही है, क्रम आपका सेट होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए 75 पूछा गया। हाँ 169। देखिए, किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल 2 प्रत्याशी थे। मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त होता है, और वह 60,000 मतों से विजयी घोषित हो जाते हैं। तो कुल मतों की संख्या क्या है? कुल मतों की संख्या 1 मान लिया। ठीक है, कुल मत कितने हो गए? 1। ध्यान से देखिएगा, 10% ने मतों का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 1/10 ने प्रयोग नहीं किया, तो कितने लोगों ने? 9/10 लोगों ने वोट डाले हैं। ये डाले गए वोट हो गए। ठीक, अब देखिएगा, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, यानी कि 1 का
एक का क्या मिला है? 60% मिला है। 60% का मतलब क्या होता है बताइए? 3/5। 3/5। ये 3/5 मत कौन पाया है? जीतने वाला पाया है। क्लियर है? तो अब देखिए, जो हारने वाला होगा वो कितना पाएगा? 40%? नहीं सॉरी, 90 का 90 में से सॉरी वो बचा कितना? 9/10 आपका बच रहा है। 9/10 में 3/5 किसको मिल गया? जीतने वाले को मिल गया। और हारने वाला फिर कितना पाएगा? 9/10 का कितना? 2/5। ये हारने वाला पा गया। ठीक, जीतने वाला पा गया कितना? आपका अंतर करेंगे, वही करने जा रहे थे। 1 का ये 3/5 पाया है, ठीक, और ये 9/10 का 2/5 पाया है। इनका डिफरेंस लेंगे तो वो किसके बराबर? 3/5 और 9 कटा लीजिए, कितना? 5 और 9/25। ये हारने वाला पाया है, ये जीतने वाला पाया है, ये हारने वाला पाया है। तो इनका अंतर किसके बराबर? 60,000 के। 60,000 के बराबर। तो एक किसके बराबर, ये निकालना है हमको। जीतने वाले का निकाल लीजिए, पाएगा जीतने वाला 1 का 3/5 ही पाएगा। जीतने वाला क्या पा रहा है? 1 का 3/5। तो हारने वाला कितना पाएगा बताइए? पड़े मतों का आप कितना बचा? पड़े मतों में कितना पाएगा बताइए? 2/5। 3/5 इसको मिल गया, 3/5 इसको इतना मिला। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक का 2/5 नहीं बेटा, एक तो पूरा वोट है ना, उसमें 10% क्या है? नहीं भी पढ़े हैं। आइए एक बार फ्लो चार्ट दिखा देते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा, कुल मत है आपके नहीं, एक, ध्यान से देखिए, पढ़े नहीं पढ़े, नहीं पढ़े कितना? 1/10। तो पढ़े कितना? 9/10। इसमें ध्यान से देखिए, 9/10 किसका? इसी एक का। आया समझ में? इसी एक का। अब इसमें ये जीता है और ये हारा है, ठीक। तो जीतने वाला कितना पाएगा? एक का 3/5। आया समझ में? तो हारने वाला कितना पाएगा? 9/10 में से 3/5 घटा दें, या इसका क्या ले लें? 2/5 ले लें। आ रहा है समझ में? 9/10 का ही 2/5 लेना है। इन्हीं का अंतर। पहले भी यही किया था क्या? यही करना था। आया समझ में? इसी का अंतर किसके बराबर? 3/5 माइनस 9/10 इंटू 2/5 इज इक्वल टू किसके? 60,000 के। तो एक बराबर जरा बच्चों निकाल के बताइए, एक बराबर किसके? 10,000 के। बोल नहीं रहे हैं? 10,000 क्यों आएगा? कितना आ रहा है? ये 25,000। दो लाख आना चाहिए। देखिए 2 लाख आ रहा है कि नहीं? क्या करिए? कितना आ रहा? नहीं कर पाए अभी तक। ये 2,50,000 आ गया। और पहले कितना था? आंसर तो 2 ही लाख है ना इसका। कुछ छूट रहा है, वो तो सिंपल था, रुक जाइएगा। कुल मत 1 हो गया, पढ़े मत 9/10, नहीं पढ़े 1/10। जीतने वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 169 है। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60%, 1 का 3/5 इसको मिल गया। वो सॉरी, जीतने वाले को कुल मतों का 3/5 मिला है ना, तो हारने वाला जो पाएगा 9/10 माइनस 3/5। ये फिगर है, ठीक है। ये फिगर है, कितना हो रहा है?
3/10 ये फिगर है, 3/10 करिए, 1 बराबर 2 लाख के आ रहा है, 2 लाख, 1 बराबर किसके आएगा, 2 लाख के, ये आ रहा है आंसर। ये छूट रहा था यहाँ पर, देखिए फ्रैक्शन है ना, इसमें देखिए ये सब सवालों के लिए फ्रैक्शन थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। 100 पे तो एक बार में फटाफट हम बोल रहे थे, लेकिन यहाँ वाली जो चीज है इसको मिल चुका है 3/5 टोटल, और 9/10 पड़े हैं, 1 का 9/10 पड़ा है, तो इसमें से इतना माइनस करना पड़ेगा। 3/5 जब हम इसका ले रहे हैं तो इसका 2/5 नहीं ले सकते, 2/5 लेना होता तो इसका लेते, इसका 2/5 नहीं ले सकते, इसका क्या करना पड़ेगा, 9/10 माइनस 3/5 करना पड़ेगा। जितना मिला है जितने वाले को माइनस कर दीजिए, ये आपका आंसर है। और कोई सवाल बच्चों, और कोई? 175 देख लीजिए कैसे कर दूं, फ्रैक्शन से कि ओरल? फ्रैक्शन से। आइए फ्रैक्शन से कि ओरल? फ्रैक्शन में इसमें टाइम लगेगा, फ्रैक्शन में समय लगेगा, और बाकी ऐसे नॉर्मली आप करेंगे तो ओरल हो जाएगा। एक चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी थे, कुल मतों का 10% मत नहीं डाले गए हैं, 10,000 मत अवैध पाए गए हैं, शेष वैध मतों का 52% मत जीतने वाले उम्मीदवार को तथा 12% मत उस उम्मीदवार को प्राप्त हुए जो तीसरे स्थान पर था। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कुल 28,800 मत प्राप्त हुए तो कुल मतों की संख्या। फ्रैक्शन से करेंगे तो फ्लो चार्ट बना के ही करिए, नहीं तो बीच में छूट जाएगी, वैल्यू छूट ही जाएगी, क्योंकि सवाल क्या है, लेंदी है। आइए चलिए देखिए, बेकार तरीका है फ्रैक्शन, अगर इससे करते हैं टाइम भले लग जाएगा, लेकिन देख लीजिए आप, कुल मत यहां पढ़े और यहां नहीं पढ़े, कितने नहीं पढ़े, यानी कि ये हो गया 1, तो ये 1/10, तो पढ़े कितने, 9/10। अब इसमें वैध आ गया और अवैध, सॉरी उल्टा लिख दिया, वैध इधर कर दे और यहां अवैध, ये अवैध कर दीजिए। अवैध कितने मत हैं, 10,000 मत अवैध हैं। वैध कितने हैं, वैध में बंटवारा है 3 लोगों का, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ध्यान से देखिए, बोला गया है कि शेष वैध मतों का 52% मत जीतने वाले उम्मीदवार को मिला है, तो 52% का मतलब 52/100, 52/100 का मतलब कटाएंगे, फ्रैक्शन तो याद है नहीं 52 का, तो कितना आएगा, 13/25। किसका मिला, वैध का, किसका मिला, वैध का। अब देखिए सवाल को बस इस तरह से करके हम टेढ़ा बना रहे हैं, समझिएगा, इस तरह से सवाल को करके केवल इसको क्या बनाया जा रहा है, टेढ़ा। ये नॉर्मली हो सकता था क्योंकि छोटे परसेंटेज हैं, आज तक टेक्निकल परसेंटेज वाले क्वेश्चन इसमें पूछे नहीं गए हैं, ठीक। और पूछा भी गया है तो सीधा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 171 था। इस तरीके से इतने आंकड़े अगर हो तो फ्रैक्शन लगाएं तो तरीका बेकार है, कहीं गलती हो सकती है आपसे। 13/25 हो गया। फिर उसके बाद 12% मत उस उम्मीदवार को प्राप्त हुए जो तीसरे स्थान पे है, वैध। 12% का मतलब ये तो याद है, कितना होगा, 3/25, ठीक। तो ये कितना पाएगा, कैसे पता चलेगा, यहां का वैध मत ही 1 मान लीजिए या 25 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 25 मान लीजिए, मान लिया 25, घटाना आसान हो जाएगा हमारे लिए, 25 मान लेते हैं, 9/25 नहीं बाबू, मानिए 1 मानिए 1, ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को। 1 मानेंगे तो ये वैध मत कितना निकल के आएगा, सॉरी दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 1 में से 13/25 और 3/25 को माइनस करिए, 9/25। यही 9/25 किसके बराबर, 28,800 के बराबर। तो बताइएगा इधर का 1 किसके बराबर, 1 किसके बराबर, 80,000 के,
आ गया 80,000 के। तो ये वैध मत हो गया 80,000। इसी चीज को हम कल कितना जल्दी ओरल किए थे, आया था ना 100 मानते जल्दी से, 1 मानना पड़ा। फ्रैक्शन से करना है तो क्या मानेंगे 1। तो ये 80,000 प्लस 10 कितना है, ये 10,000 कितना हुआ 90,000। और 90,000 किसके बराबर 9/10 के। 9/10 बराबर 90,000 के। तो 1 बराबर किसके, किसके 1 लाख के। ये आंसर है आपका, ये आंसर है। फ्रैक्शन से कर दिया। और कोई सवाल फ्रैक्शन से लगाना हो बताइए, क्लियर है। ये फ्रैक्शन मेथड से कर दिया बच्चों हमने। तो देखिए आंकड़े ज्यादा हैं तो फ्रैक्शन मेथड वहां काम नहीं आता। हाँ फ्रैक्शन वहां जरूर अप्लाई करिए जहां परसेंटेज आपके टेढ़े हैं, वहां 100 मान के नहीं हो पाएगा आराम से क्वेश्चन। जैसे कि 176 है, हाँ वहां 100 मान के बहुत टाइम लगेगा। तो 176 को फ्रैक्शन से करिए। कल कराया था फ्रैक्शन से, ठीक है हो गया। आइए चलिए, कभी इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं ऐसे सवालों में। आज तक हमने भी इस तरह से किया नहीं है ऐसे सवालों को। जब भी हमने भी लगाया है या पढ़ाया है तो कैसे पढ़ाया है, 100 पे ही पढ़ाया है। क्योंकि 100 पे ही क्या रहता है, आसान। चूंकि आप लोगों ने बोला करने के लिए इसलिए हमने कर दिया, ठीक। आइए चलिए देखिए, टाइप 12 नया टाइप है, आखिरी टाइप है, बहुत अच्छा टाइप है और ओरल हो जाएगा। सबसे आसान टाइप है पूरी शीट का, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखिए, इसको समझाने से पहले हम यहां का प्रश्न पढ़ना चाहेंगे। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। देखिए अगर 2 विषयों की परीक्षा हो रही है तो उस परीक्षा में 4 घटनाएं घट सकती हैं। 4 घटनाओं में क्या क्या, कुछ लोग केवल एक विषय में पास होंगे, कुछ लोग दूसरे विषय में पास होंगे, कुछ लोग दूसरे विषय में पास होंगे, कुछ लोग दोनों में पास होंगे और कुछ लोग दोनों में फेल होंगे। इन 4 घटनाओं के अलावा और कोई घटना नहीं घटेगी। अब ये मत कह दीजिए कि कुछ लोग परीक्षा देने नहीं आएंगे, वो अलग है, वो केस क्या है, अलग होता है। यहां पर ऐसा केस नहीं बनता, ठीक है। यहां पर ऐसा केस नहीं लेना है, ये केवल नॉर्मल से क्वेश्चन है। तो ध्यान से सुनिएगा, 2 विषयों की परीक्षा हो रही है, कितनी घटनाएं घट सकती हैं दिमाग में सबसे पहले ये ले आइए। ये मैथ नहीं है, अभी मैं मैथ स्टार्ट ही मैंने नहीं किया क्वेश्चन कराना। कितनी घटनाएं हो सकती हैं 2 विषयों की परीक्षा हो रही है, 4। कौन कौन सी, कुछ लोग केवल एक विषय में पास होंगे, कुछ लोग दोनों में पास होंगे, अच्छा कुछ लोग एक और विषय में पास हो सकते हैं, मतलब अगले विषय में कुछ लोग केवल पास होंगे, कुछ लोग दोनों में पास होंगे, कुछ लोग दोनों में फेल होंगे। यही 4 घटनाएं। क्या क्या 4 घटनाएं, कुछ लोग एक विषय में मतलब केवल एक विषय में पास होंगे, केवल एक विषय में, कुछ लोग केवल दूसरे विषय में पास होंगे, कुछ लोग दोनों में पास होंगे, कुछ लोग दोनों में फेल होंगे। और इन चारों घटनाओं को उठाकर जोड़ दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के वो क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यही इसका बेसिक है। इस सवाल को करने के लिए हम डायरेक्ट परसेंटेज का फॉर्मेट नहीं यूज करेंगे। पहले मेथड 1 में हम लगाएंगे वेन डायग्राम का मेथड। वेन डायग्राम ये सेट थियरी में आपको पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे फाइनाइट डाटाज हैं, बहुत फाइनाइट मतलब निश्चित डेटा दिया गया है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाया गया है तो सर्कल के माध्यम से अलग अलग वस्तुओं को हम प्रदर्शित करते हैं। उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं उस सर्कल के माध्यम से दर्शाए जा सकते हैं। जैसे यहां पर बोला है कि 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो एक सर्कल से हम अंग्रेजी में उत्तीर्ण को दर्शा देंगे। 70% हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं तो दूसरे सर्कल से हम फिर एक और सर्कल से हिंदी में पास को दर्शा देंगे। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को आयत से दर्शा देंगे। किससे दर्शा देंगे, आयत, रेक्टेंगल से। समझिएगा मेथड 1। मेथड 1, आइए बच्चों मेथड 1, क्वेश्चन नंबर है आपका 177। सवाल में जरा सामने लिखना चाहता हूं, किसी परीक्षा में क्या है क्वेश्चन, बोलते जाइएगा। 60% छात्र इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए
70% हिंदी में, हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 40% दोनों में उत्तीर्ण यानी कि पास। तब दोनों में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल ना, छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। 1 सेकंड का सवाल है ये, अनेकों बार पेपर में पूछा गया है, लगेगा केवल 1 सेकंड लगाने में, एक मतलब 2-3 सेकंड कह लीजिए, एक तो कहने की बात है, सवाल पढ़ने में भी टाइम लगता है, लगेगा 2-3 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन पहले बेसिक सीखिए। बेसिक क्या है? बेसिक मतलब वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का प्रयोग जब भी 2 विषय हो, प्रयोग ही नहीं करना। 2 विषय हो या 2 वस्तुएं हो, उनके लिए वेन डायग्राम वाला मेथड एग्जाम में तो प्रयोग ही नहीं करना है। तो जो मैं ये समझाने जा रहा हूं, एग्जाम के लिए कोई फायदा इसका नहीं है। लेकिन 2 वेन डायग्राम का प्रयोग क्या होता है? जब 2 से ज्यादा चीजें हो, 2 से ज्यादा विषय हो जाए, तो फिर हमेशा 100% आपको एग्जाम में क्या लगाना है? वेन डायग्राम लगाना है। समझिएगा बात। तो आते हैं 3 विषय 4 विषय वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सवाल सामने, किसी परीक्षा में 60% छात्र इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए, तो एक सर्कल दिखा दिया हमने 60% इंग्लिश का। सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, पहले इंग्लिश में 60% पास हो गया। दूसरा सर्कल मैंने दिखा दिया 70% हिंदी में पास हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 60 और 70 जोड़कर ऐसे ही कितना हो गया? 130 हो गया। तो क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी भी आपका एक्सीड कर सकता है 100 से? नहीं कर सकता। 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। और ये 100 से ज्यादा यही जोड़कर हो गया। अभी तो आगे फेल का भी फिगर पूछा गया और दोनों में पास का फिगर दिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ये इंग्लिश में 60% पास हुए हैं, हिंदी में 70% पास हुए हैं। अगर इन्हीं को जोड़ दिया जाए तो ये ऐसे ही क्या हो रहे हैं? 130 हो रहे हैं, जबकि होना चाहिए 100%। 100% या 100% से कम होना चाहिए, ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो ज्यादा होने का कारण क्या है कि 60% जो इंग्लिश में पास दिखाया जा रहा है, उसमें कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो हिंदी में पास होंगे। और 70% जो हिंदी में पास का सर्कल दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ ऐसे भी उतने ही जितने पहले वाले में, उतने ही ऐसे छात्र होंगे जो इंग्लिश में पास होंगे। मतलब दोनों में पास का फिगर इसमें भी रखा गया है, दोनों में पास का फिगर इसमें भी रखा गया है, और दोनों में पास का फिगर 2 बार बोला जा रहा है, यहां भी और यहां भी। इसलिए 100 से ज्यादा जा रहा है, इसीलिए 100 से ज्यादा जा रहा है। ये बात समझ लीजिएगा भाई। 60% हमने बोल दिया इंग्लिश में पास हुए, 70% हिंदी में पास हुए। तो अगर यही जोड़ दें तो ये टोटल 130% हो जा रहा है, जो कि 100% से ऊपर है। जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 100% है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या रहेंगे? 100%। 100 से ज्यादा जाने का कारण पहले समझ लीजिए कि अगर बोल दिया जाए कि यहां 100 लोग बैठे हुए हैं, 60 लोग इंग्लिश में पास हैं, इसका मतलब कुछ ऐसे भी होंगे जो हिंदी में पास होंगे। इसी 60 में ऐसे भी होंगे जो हिंदी में भी पास होंगे। हम तो ये नहीं कह रहे हैं ना कि 60% लोग केवल और केवल इंग्लिश में पास हुए हैं, ऐसा तो नहीं बोला है। यहां केवल वर्ड नहीं प्रयोग हुआ है। हमने क्या बोला? 60% इंग्लिश में पास हुए हैं। 100 लोग इसमें बैठे हैं, इसमें 60% लोग इंग्लिश में पास हुए हैं। इसी 100 लोगों में 70% लोग हिंदी में पास हुए हैं। इसका मतलब क्या? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दोनों में पास हुए हैं, और दोनों को शामिल कहां किया गया? 60 और 70 में शामिल किया गया है। इसीलिए 60 और 70 जोड़ने से ये 100 के ऊपर चला जाता है। बात समझ में आया? यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 60% लोग केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। मैंने ये भी नहीं कहा है कि 70% लोग केवल हिंदी में पास हुए हैं। मैंने केवल शब्द का प्रयोग किया ही नहीं है। आप अपनी कक्षा का उदाहरण उठा लीजिए। यहां 100 लोग कक्षा में बैठे हुए हैं, 2 विषयों का पेपर हुआ है, तो 60 लोग बोल दिया जाए, 100 में 60 लोग इंग्लिश में पास हुए हैं
और 100 में 70 लोग हिंदी में पास हुए हैं। तो इसका मतलब क्या, इस 60 और 70 में कुछ ऐसे लोग भी कॉमन हैं जो दोनों में पास हुए हैं, जिनको 60 में भी बोला गया है और 70 में भी बोला गया है। इस बात को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं कि 60% इंग्लिश में पास हुए हैं, इसका यह मतलब नहीं कि केवल 60 ही लोग इंग्लिश में पास, केवल 60 लोग, ठीक है 60 लोग तो इंग्लिश में पास हुए ही हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि ये 60 लोग केवल बस इंग्लिश में ही हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हिंदी में भी हो, और पूरा भाषा देखने के बाद लग रहा है कि हाँ ये सच है कि 60 और 70 लोगों में कुछ लोग कॉमन हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। कॉमन का मतलब समझ रहे हैं, जितने लोग 60% में हैं या 60 लोगों में हैं, उतने ही लोग 70% या 70 में हैं, तो वो कॉमन चीज है, समझिए इस बात को। तो सर्कल को अगर अलग अलग दिखाते हैं हम, तो ये कॉमन नहीं दर्शाता। ये कॉमन कब दर्शाएगा, जब ये इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। कॉमन पोर्शन जो है, मान लिया ये कॉमन पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन है, ये अगर मान लिया X% है, यहां X% दोनों में पास हुए हैं, इसी 60% में X% दोनों में पास हुए हैं, तो इसी 70% में X% क्या हुए हैं, दोनों में पास हुए हैं, तो ये कॉमन पार्ट है। तो कॉमन चीज को अलग अलग कैसे दर्शाया जा सकता है, कॉमन के लिए दोनों सर्कल को कराना पड़ेगा इंटरसेक्ट। क्या कराएंगे, इंटरसेक्ट। ध्यान से देखिएगा, तो फिगर जो हमारा होगा वो ऐसा होगा, फिगर हमारा ये होगा, ये होगा, समझिए। अब 60% इसके अंदर नहीं लिखा जा सकता, 70% इसके अंदर नहीं लिखा जा सकता, समझिएगा। इसमें 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक पार्ट ये, पहले ये 2 ही पार्ट था, हमने जब इंटरसेक्ट कराया तो कितने पार्ट में बटा, 3 पार्ट में। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, और एक पार्ट ये, 3 पार्ट, ये जो कॉमन पार्ट है इनका। तो अगर मैं 60% यहां लिख दूंगा तो केवल ये इस पार्ट को प्रदर्शित करेगा, आधा चांद आया समझ में, केवल इसको प्रदर्शित करेगा। 60 यहां लिख दिया तो 60 इसको प्रदर्शित करने लगेगा, जबकि 60 का मतलब क्या है, ये पूरा सर्कल है। तो 60 को हमको कहां लिखना पड़ेगा, परिधि पे, बाहर भी नहीं। कहां लिखेंगे, परिधि पे, बाहर नहीं लिख सकते। 60% यहां लिख दीजिए, और ये किस में पास है, इंग्लिश में। सब परिधि पे ही लिखिएगा, अंदर नहीं लिखा जा सकता। और अगर मैं 70% यहां लिख दूं तो ये केवल इसको बोलने लगेगा फिगर के हिसाब से, ये 70% शो होने लगेगा, जो कि गलत हो गया। 70% तो ये पूरी सर्कल को प्रदर्शित कर रहा है ना, तो ये 70% कहां लिखा जाएगा, परिधि पे 70% हिंदी में पास हुआ, हिंदी में, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये 70 यहां गलत है लिखा हुआ, नहीं लिख सकते। अब इसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो किससे दर्शाए जाएंगे, एक आयत से। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गए, 100। फाइनाइट है, ये निश्चित है, अनिश्चित नहीं है, फाइनाइट है, क्लियर है। 100 स्टूडेंट टोटल हो गए, ये एक आयत से दर्शा दिए जाएंगे, समझिए ध्यान से। ये इंग्लिश में पास का सर्कल है, ये हिंदी में पास का सर्कल है। तो इस सर्कल के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, दोनों में फेल का, केवल एक में फेल का नहीं होगा, दोनों में फेल का होगा। तो खाली जगह जो इधर दिखाई दे रही है खाली नहीं है, ये क्या है, दोनों में फेल को दर्शा रहा है। इंग्लिश पे भी कटने का निशान लगा दीजिए और हिंदी पे भी कटने का निशान लगा दीजिए। इंग्लिश भी गया और हिंदी भी गया। ये क्वेश्चन में बोला गया है कितने हैं, निकालना है, ठीक। अब देखिए 60% ये पूरा सर्कल है, 70% ये पूरा सर्कल है, तो ये क्या है, ये इस कॉमन पार्ट में इंग्लिश में भी पास है और हिंदी में भी लोग पास हैं, तो ये कितने परसेंट है, 40%। तो इस 60 में 40% दोनों में पास है, और इस 70 में 40% दोनों में पास है, समझिएगा। तो अगर मैं पूछूं कि इंग्लिश में पास 60% है, तो केवल इंग्लिश में पास कितने परसेंट है, बताइए। इंग्लिश में पास 60% और केवल इंग्लिश में पास, दोनों भाषाओं में जमीन आसमान का अंतर है। इंग्लिश में पास है 60%, अगर मैं कहूं कि केवल इंग्लिश में पास, तो 20% होंगे। केवल इंग्लिश में पास कैसे निकलेगा,
आप पूरे 60% में से दोनों में पास का फिगर माइनस कर दीजिए, क्योंकि 60 और 70 में दोनों में पास का फिगर शामिल है। तो जैसे ही दोनों में पास का फिगर 40% आप माइनस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 40% आप माइनस करेंगे तो केवल यहां 20% आएगा, और ये किसको दर्शाएगा? केवल इंग्लिश में पास को, केवल इंग्लिश में। जैसे हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप बताइएगा, आपसे पूछते हैं 2 विषयों का पेपर है, आप केवल इंग्लिश में पास हैं, इसका मतलब आप हिंदी में फेल हैं। अगर केवल एक नेगेटिव वर्ड होता है, अगर ये कह दिया जाए ये बच्ची केवल इंग्लिश में पास हैं, तो बताइए ये हिंदी में फेल होंगी। तो यहां पर ये सर्कल तो पास को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये पार्ट किसको प्रदर्शित करेगा? हिंदी में फेल को भी प्रदर्शित करेगा। ये ना सोचिएगा ये सर्कल अब हमारा पास का ही हो गया। अगर मैं यहां इस पार्ट को बोल रहा हूं कि ये 20% केवल इंग्लिश में पास हैं, तो यही 20% क्या होंगे? हिंदी में, केवल हिंदी में फेल भी होंगे। यही 20% केवल हिंदी में फेल होंगे। तो ये पास के साथ साथ, केवल पास के साथ केवल फेल को भी दर्शाता है। तो अगर इसको शो करना, लिखना है तो ऐसे लिख देंगे, इंग्लिश यहां ओके है और हिंदी यहां नॉट ओके है। इंग्लिश में यहां पास, हिंदी में क्या हो गया? फेल। इस सेक्शन को क्या कहते हैं? ये सेक्शन केवल इंग्लिश में पास। अब इधर इसकी बात हम लोग करेंगे। देखिएगा 40% दोनों में पास हैं और 70% हिंदी में पास हैं, तो केवल हिंदी में पास 30%। आ रहा समझ में? केवल हिंदी में पास 30%। आ गया समझ में? इसको हिंदी भाषा में लिख दिया जाए, केवल हिंदी में पास। तो जो बच्चों केवल हिंदी में पास होंगे, जैसे ये बच्ची है, मान लिया आप हैं, इनको बोला मैंने ये केवल हिंदी में पास है, विषय कितने हैं? 2, तो ये केवल हिंदी में पास है, मतलब इंग्लिश में केवल ये फेल है। केवल हिंदी में पास हो पाई हैं, इसका मतलब एक विषय में पास हो पाई हैं, तो अगले में क्या होंगी? ये फेल ही तो होंगी। बताइए। तो केवल एक नेगेटिव वर्ड होता है, जैसे ही केवल आ गया तो केवल एक विषय में पास मतलब केवल एक विषय में फेल भी हो जाएगा वहीं से। केवल इंग्लिश में पास मतलब केवल हिंदी में फेल हो गए। अगर ये एक विषय में पास है, इसका मतलब अगले में फेल है, ये यहां से दर्शाया जाएगा। तो ये ना सोचिएगा इस सर्कल को अगर हमने पास वाले के लिए दिखा दिया तो हमेशा ये पास को ही लेकर चलेगा। ये सारे इंग्लिश में पास को लेकर चल रहा है, इंग्लिश में पास को लेकर चल रहा है, तो कुछ ऐसे भी तो होंगे जो हिंदी में उसमें फेल होंगे। ऐसा थोड़ी है कि 60% में सब हिंदी में भी पास हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। 60% में सब क्या है? इंग्लिश में पास है। 60% अगर फिगर उठा रहे हैं तो सब क्या है? इंग्लिश में पास है, सब के सब इंग्लिश में पास है। तो उसमें कुछ ऐसे भी तो होंगे जो हिंदी में फेल होंगे। तो सारा तरीका क्या है आपका? दिखाई दे रहा है साफ साफ। सबसे पहले तो इंटरसेक्ट कराइए सर्कल को। सर्कल इंटरसेक्ट कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको कॉमन पार्ट चाहिए, दोनों में पास का फिगर हमको दर्शाना है। 60% 70% ये 2% जो दिए गए हैं इंग्लिश में पास और हिंदी में पास का, इन दोनों परसेंटेज में आपका दोनों विषयों में पास का फिगर क्या है? कॉमन है। दोनों विषयों में फेल का फिगर कॉमन नहीं हो सकता। जब ये सर्कल पास का है तो दोनों विषयों में फेल कहां से आ जाएगा? इसमें पास वाले में पास वाली चीज ही तो कॉमन होगी, फेल वाली चीज तो कॉमन होगी नहीं। दोनों में फेल यहां से नहीं दिखाया जा सकता। भाई दोनों सर्कल पास के हैं, 60% 70% दोनों सर्कल पास के ही हैं, तो फेल के लिए तो इसको यूज किया नहीं जा सकता कि दोनों में फेल को भी यहीं से दिखा दे, नहीं दिखाया जा सकता, नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन पास के फिगर है तो हो सकता है उसमें कोई एक में फेल भी हो, साथ ही साथ ये कुछ पार्ट इसका फेल के लिए भी प्रयोग होगा। तो समझिएगा ये नहीं कि केवल पास है तो पास ही, फेल के लिए भी प्रयोग होगा, जो कि यहां मैंने दिखाया है। 40% दोनों में पास होगा, हिंदी में लिख दूं दोनों में पास, दोनों में पास। एक बार पहली और आखिरी बार वेन डायग्राम समझा रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है? बार बार तो हमें ओरल ही करना है ना, वेन डायग्राम थोड़ी बनाना है बार बार। क्यों पीछे लेटे हुए हैं क्या? आराम से ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। तो बच्चों देखिए 4 ही घटनाएं हैं
केवल इंग्लिश में पास, केवल हिंदी में पास, दोनों में पास, दोनों में फेल। इन सर्कल के बाहर का जो फिगर होगा वो दोनों में फेल के लिए यूज होगा, दोनों में फेल के लिए यूज होगा। तो ये चारों घटनाएं अगर जोड़ दी जाए तो क्या वो 100% के बराबर होंगी? बस, तो यहां लिखेंगे, सॉल्यूशन देने जा रहा हूं मैं। मान लिया ये कितना है, x% है, दोनों में फेल, तो लिखेंगे केवल इंग्लिश में पास प्लस केवल हिंदी में पास प्लस दोनों में पास प्लस दोनों में फेल, बराबर किस थे? 100% के। बहुत बढ़िया। तो केवल इंग्लिश में पास क्या हो जाएगा? 20%। केवल हिंदी में पास कितना? 30%। दोनों में पास 40%। दोनों में फेल x%, बराबर किसके? x बराबर क्या? दोनों में फेल 10% होगा। यह आपका बेसिक तरीका है, कभी इसका प्रयोग नहीं करना आपको। ये बेसिक तरीका है, इसका प्रयोग कभी नहीं करना है एग्जाम में। एग्जाम में करेंगे ओरल, ठीक है। दोबारा समझा दूं एक बार और। वेन डायग्राम कैसे बनता है? ये पार्ट केवल इंग्लिश में पास का कैसे हो रहा है, ये पार्ट केवल हिंदी में पास का कैसे हो रहा है। क्लियर है सबको? आ रहा है बच्चियां? आप लोग बता दीजिए, क्लियर है ना ये चीज? $100 20% ही होगा। जितने केवल इंग्लिश में पास होते हैं उतने ही अगले विषय मतलब हिंदी में क्या होंगे? केवल फेल होंगे। ठीक, यहां पर बना लें, ये हिंदी में पास है और इंग्लिश में फेल है, ये पार्ट। ठीक, ये बेसिक है, मेथड 1। करना ऐसे है ही नहीं। करूं एग्जाम वाले तरीके से? अब समझ में आ गया? खैर वैसे तो हम सारे मेथड का बेसिक लेके चलेंगे ही, दोबारा फिर किसी में बताएंगे। किसी बच्चे के मन में आया होगा सर क्यों इस सर्कल से हमेशा पास दिखाएंगे? नहीं, सर्कल से फेल भी दिखा सकते हैं हम। सवाल ऐसे भी तो दिया जा सकता है कि 40% इंग्लिश में फेल है, 30% हिंदी में फेल है। आया समझ में? तो 40% दोनों में पास है, तो दोनों में जो कॉमन फेल है वो बताइए। तो सवाल ऐसे भी बन सकता है। तो सर्कल आपका फेल के लिए भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन जब इसको फेल के लिए प्रयोग करेंगे तो इसको भी फेल के लिए प्रयोग करेंगे। आइए चलिए ध्यान से देखिएगा। मेथड 2, जैसे ही 60-70 जोड़ेंगे तो एक तरीके से कहा जाए तो किसका फिगर है? पास का। और इसमें फेल का फिगर, दोनों में फेल का फिगर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? टोटल फिगर हो जाएगा। ये पास हो गया और ये फेल हो गया। तो ये जोड़कर कितना आ रहा है? 130 + x। देखिए पास का ये फिगर है, हर एक बच्चा देखे, और ये दोनों में फेल का फिगर है। अगर पास फेल जोड़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आना चाहिए 100 आना चाहिए, लेकिन ये आया 130 + x। 130 + x आने का कारण क्या है? क्या है? ये 100 से ऊपर क्यों गया है? क्योंकि 60 और 70 में दोनों में पास का फिगर क्या है जो कॉमन है? बारी मतलब दोनों में जोड़ा गया है, एक एक्स्ट्रा हो गया है। दोनों में पास का फिगर क्या हो गया है? एक एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए 100 से ऊपर चला गया। अगर एक एक्स्ट्रा नहीं होता तो ये 100 के क्या होता? इक्वल होता। समझ रहे हैं? यहां पर देखिए 60-70 का फिगर जो दिखाई दे रहा है, मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था कि 60% इंग्लिश में पास है, 70% हिंदी में पास है। तो इसका ये मतलब नहीं कि बस 60 लोग ही आपके इंग्लिश में पास हैं, 70 लोग आपके हिंदी में पास हैं। इसमें यह भी शामिल होता है और बराबर रूप से शामिल होता है, कॉमन होता है दोनों में पास का फिगर। जितना दोनों में पास होंगे वो 60 में भी होगा, उतना ही 70 में भी होगा। तो देखिए 60-70 में दोनों पास का फिगर शामिल है, दोनों में शामिल है 60-70 में।
दोनों में पास का फिगर शामिल है, तो दोनों में पास का फिगर एक ही बार लेना चाहिए ना, कि 2 बार लेना चाहिए? एक ही आंकड़े को 2 बार थोड़ी जोड़ेंगे, यहां भी है यहां भी है, तब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 कैसे आएगा? जब भी आएगा 100 से ज्यादा आएगा, और जितना भी ज्यादा आएगा वही कॉमन पोर्शन के इक्वल होगा, क्योंकि कॉमन वाला एक बार ज्यादा रखा गया है यहां पर, तो ये 100 से जितना भी ज्यादा होगा उसी कॉमन वाले के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये 100 से कितना ज्यादा है? 30 + x ज्यादा है, तो यही किसके बराबर? 40 के। तो x बराबर 10 के। एक तरीका ये हो गया। अब बिना x माने देखिए, ये मेथड 2 था। बिना x माने देखिए, ध्यान से देखिए, 60 70 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 130। अब देखिए इसमें से हम क्या कर दें, हम यहां पर 40 माइनस कर देते हैं। 130 क्या है? ये ऐसा फिगर है जिसमें दोनों में पास का फिगर 2 बार दिया गया है, तो एक बार हम माइनस करेंगे तो एग्जैक्ट फिगर हमारा पास वाला आएगा, वो क्या है? 90%। ये कहीं ना कहीं पास है, ये 90% कहीं ना कहीं क्या है? पास है। तो जब 90% कहीं ना कहीं पास है तो बचे कितना? 10%। तो 10% क्या होंगे? दोनों में फेल होंगे। कहीं ना कहीं पास का मतलब क्या? कुछ दोनों में पास होंगे, कुछ एक में भी पास होंगे। आया समझ में? कहीं ना कहीं पास का मतलब ये नहीं है कि दोनों में पास है, कहीं ना कहीं पास का मतलब किसी एक में पास, किसी दूसरे में पास, या दोनों में पास। ये हमारे कहीं ना कहीं पास का मतलब ये निकल के आता है। तो 90% कहीं ना कहीं पास है, तो 10% बचेंगे जो क्या होंगे? दोनों में फेल होंगे। तो दोनों में फेल मतलब इंग्लिश भी नहीं, हिंदी भी नहीं, वो कितने होंगे? 100 माइनस 90। ये आपका एकदम सिंपल सा कॉमन सेंस है, 10%। दोबारा सुन लीजिएगा एक बार। ये एग्जाम का तरीका है, ये भी है, बाकी ये एग्जाम का तरीका है। हम आपसे जानना चाहते हैं समझ में आया कि नहीं, एक बार और समझा दूं, एक बार। एक बार और समझ लीजिए। नहीं समझिए, समझाऊंगा, देखिएगा ध्यान से। ये सवाल ऐसे ही पूछा जाता है और एग्जाम में ऐसे ही करना होता है इसको, सीधा सीधा सवाल ऐसे ही आएगा। जितने क्वेश्चन मैं वेन डायग्राम में कराऊंगा एसएससी में, उसके बाहर नहीं पूछा जाता। सीडीएस में थोड़े डिफिकल्ट और आते हैं, सीडीएस में वेन डायग्राम के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आते हैं। वो कवर कहां से होगा? जब सेट थियरी पढ़ाएंगे तब, ठीक है। वैसे क्वेश्चन कहां से कवर होंगे? सेट थियरी जब यूट्यूब पे पढ़ाएंगे तो वैसे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके। बाकी आपके एसएससी और किसी भी वनडे एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको दिए हुए हैं, ठीक। सेट थियरी पढ़ाएंगे तो उसमें फॉर्मूला बताऊंगा, ये सब फॉर्मूले से भी निकल आता है, अलग से यूनियन इंटरसेक्शन का फॉर्मूला बनता है, उसके माध्यम से आ जाता है। तो अभी वो नहीं जानना, आपको सीधा करना है। करा तो रहा हूं ओरल। देखिए 60 लोग मतलब 60% इंग्लिश में पास हुए, 70% हिंदी में पास हुए। टोटल पास का फिगर कितना हो गया? 130। तो बेटा आप ध्यान रखिए, इस 130 में क्या है? दोनों में पास का फिगर कॉमन है कि नहीं? यहां देखिएगा, यहां भी आपका 40% है और यहां भी आपका 40% है। तो एक बार फिगर क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। पानी पी लो जरा। चाय की तरह पानी है। आइए देखिए, देखिएगा, क्लियर हो गया। ये 60 में भी 40 शामिल है और 70 में भी क्या है? 40 शामिल है। तो एक बार इसको हटा दीजिए, तो एक बार हटाएंगे तो क्या होगा? 90 आएगा। 90 का मतलब क्या? ये कहीं ना कहीं पास है, कहीं ना कहीं क्या है? पास है। ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं पास का मतलब अभी अभी मैंने बताया था, हो सकता हो एक में पास, हो सकता हो अगले में पास, हो सकता हो दोनों में पास हो। तो ये क्या हो गया? कहीं ना कहीं पास है। तो बचे कितना? 10% ही तो बच रहा है। 10% क्या होंगे? दोनों में लुढ़क जाएंगे, दोनों में क्या होंगे? फेल होंगे। क्लियर है सारे बच्चों? ये ऐसे एक बार में कर पाएंगे क्वेश्चन बिना किसी प्रॉब्लम के। हाँ अब बोलिए आप। नहीं, इनका पहले प्रश्न था, पहले आप बोलिए। आपका क्लियर हो गया, आप बोले। सब सवाल आएंगे, जितना आपके मन में शंका है सब समाधान होगा, ठीक है। एकदम परेशान ना हो। हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा। सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा, लास्ट तक कराऊंगा। चलिए मेथड 1 अब बोला गया। कौन बोला है? आर एन दुर्गेश।
वॉच अगेन में जाके देखिए आर्यन दुर्गेश, यहां से कोई पूछना चाहता है पूछ ले, दोबारा बता दूंगा। ऑफलाइन क्लास से कोई पूछना चाहता है पूछ ले, दोबारा बता दूंगा एक एक चीज। कोई मन में शंका लेके ना जाए घर पे, किसी के मन में कोई डाउट हो दोबारा पूछ लीजिए। क्लियर है? चलिए आइए। करा मेथड 2 रहा हूं, पूछ मेथड 1 हो रहा है बच्चा, ये गलत बात है। वन 178 विद्यार्थियों के एक समूह में, आंसर नहीं चाहिए, समझिए पहले। विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो इस समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? आइए मेथड 1 करिए, बेसिक वेन डायग्राम। वेन आ रहे किसको हिंदी में बोलेंगे, मेथड 1 है ये आपका। एक सर्कल क्या बोलने वालों का बना दिया जाए? इंग्लिश बोलने वालों का 70% और हिंदी बोलने वालों का 65%। कॉमन जो है दोनों बोलने वालों का है? नहीं, ये तो बोलने वाले होंगे ना। ये दिया है दोनों बोलने वाले? नहीं दिया है, नहीं दिया है भाई, ये यही पूछा है आपसे, दोनों भाषा बोलने वालों का प्रतिशत बताइए। तो दोनों भाषा बोलने वाले यही कॉमन होंगे, इन्हीं का प्रतिशत आपको बताना है। तो केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने होंगे? 70-6। केवल हिंदी बोलने वाले 65-6। दोनों भाषा ना बोलने वाले 27%। ठीक, अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? 4 ही चीज हो सकती है। कुछ लोग केवल इंग्लिश बोलेंगे, कुछ लोग केवल हिंदी बोलेंगे, कुछ लोग दोनों बोलेंगे और कुछ लोग दोनों नहीं बोलेंगे। इन्हीं को जोड़ के ये किसके बराबर? ये 4 कहानी होती है बेसिक में। कुछ लोग केवल, भाई 4 चीज है तो 4 ही घटनाएं घट सकती हैं। कुछ लोग केवल इंग्लिश बोलेंगे, कुछ लोग केवल हिंदी बोलेंगे, कुछ लोग दोनों बोलेंगे, कुछ लोग दोनों नहीं। बेटा बताइए, सबको क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? तो केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 70-6। केवल हिंदी बोलने वाले 65-6। दोनों बोलने वाले x, दोनों नहीं बोलने वाले 27। यही बराबर किसके? 100 के। सही है? अब बता दीजिएगा x बराबर किसके? x बराबर 62 ना। ठीक, सही है। 62%। 8 क्यों बोल रहे थे आप लोग? आंसर क्या? आंसर 62 है, 62%। आंसर क्या है? 62%। ये आंसर है आपका। सही है? समझ में आया? देखिए अब परसेंटेज आपका समाप्त होने जा रहा है। अब ये नया बैच जो भी नए बच्चे आएंगे वो मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, छूट गया आप लोगों का, अब बाद में पढ़ेंगे इसको। और जब ज्योमेट्री में आऊंगा तो ज्योमेट्री की चर्चा करूंगा। ज्योमेट्री में चाहूंगा कि आप लोगों को जो छूटा है पढ़ा दिया जाए, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब परसेंटेज संभव नहीं है अलग से कवर करना, काफी लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, छूट गया। किसी एक्सपर्ट से भी कवर कराऊं तो वो बात रह नहीं जाएगी। तो क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं। केवल क्वेश्चन सॉल्व कर देना और बहुत सारी चीजें डिस्कस करने में बहुत अंतर होता है। डिस्कशन करने से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। सॉल्यूशन तो किताबों में भी पढ़ा हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। ये आंसर है। कितने लोगों को बेसिक दोबारा पूछना है? दुर्गेश आर्यन नहीं, आर्यन दुर्गेश क्लियर हुआ? आपको पूछना है। देखिए मैं आपको बिना पूछे बताता हूं। पहले समीकरण कैसे सॉल्व होगा, कल एक बेसिक बैच ले रहा हूं, ये बना कैसे वो तो क्लियर हुआ, आ रहा है तो सुनिए। 70-65 कितना? हाँ 135 और 27 162 और -x + x कैंसिल हो गया, बचा क्या? -x बराबर 100। x को इधर भेज दीजिए तो +x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -100 हो जाएगा। तो कितना आएगा? x बराबर 62। मैथ देखिए, कल मेरी एक क्लास होगी जिसमें मैं
जो मैथ्स के बच्चे हैं जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथ्स उनके एग्जाम में पूछा जाना है। मैथ्स में बेसिक लेवल में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है वो हमको पता है। तो कल एक क्लास में लगाने वाला हूँ, यूट्यूब पे लगाऊंगा, यहाँ नहीं। गला सही रहा तो लगाऊंगा, पता चला यहाँ आ जाएंगे तो पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए गला सही होने पर उसके बाद में यूट्यूब पे क्लास वो लगाऊंगा। आप लोग रहिएगा लाइव, टेलीग्राम पे सूचना मिल जाएगी। सबको नहीं रहना है, जिनको बेसिक आता है उनको क्या फायदा, जिनको नहीं आता बेसिक तो वो लोग रहेंगे। कौन कौन लोग लाइव रहेंगे, हाथ उठाइए। गधों को ही पढ़ा रहा हूँ क्या मैं, केवल गधों को पढ़ा रहा हूँ मैं। चलिए देखिए, क्यों लेते हैं फिर एडमिशन इंडिविजुअल में, क्लियर होगा, रुक जाइए। सब लोग लाइव रहेंगे, मैंने पहले बोला समय बड़ा कीमती है, तो ऐसी चीज में मत लाइव रहिए जो आपको फायदा ना पहुंचाए। उनको फायदा पहुंचाएगी जिनका बेसिक वीक है, केवल उनको, उनके लिए फायदेमंद है। आपको क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन, क्यों? रुक जाइए, इनकी बात सुन लो मैं जरा, 1 मिनट बोलिएगा। फेल कह रहा है ना, क्यों आप 70 से 27 माइनस करेंगी? 70% तो इंग्लिश बोलने वालों का फिगर है ना, तो जो बोलने वाले हैं 70%, उसमें से दोनों ना बोलने वालों को क्यों माइनस करेंगे? क्या 70% में ऐसे भी जो लोग होंगे कुछ कि दोनों नहीं बोलते हैं? कॉमन सेंस लगाइए। 70% इंग्लिश बोलने वालों का प्रतिशत है, तो आप बताइएगा क्या इस 70% में ऐसे भी लोग होंगे जो दोनों भाषा नहीं बोलते हैं? तो फिर 27 क्यों माइनस कर रही हैं आप यहां से? इस 70% में हाँ ऐसे जरूर लोग होंगे जो दोनों बोलते हैं, ये होंगे, लेकिन ऐसे लोग नहीं होंगे जो दोनों नहीं बोलते हैं। समझ में आया? ये सर्कल से बाहर ही रहना है। दोनों ना बोलने वालों को कहां रहना है? सर्कल से बाहर। डाउट क्लियर हुआ आपका? नहीं क्लियर हुआ? 70% या 65% की मैं बात करूं तो 70% या 65% में कभी भी दोनों ना बोलने वाले आ ही नहीं सकते, क्योंकि तो बोलने वालों का प्रतिशत है ना, तो दोनों भाषा ना बोलने वाले कहां से आ जाएंगे? हाँ, इसमें ऐसे लोग जरूर कॉमन होंगे जो दोनों भाषा बोलते हैं। ऐसे लोग जरूर कॉमन होंगे जो दोनों भाषा बोलते हैं। ऐसे लोग भी इसमें होंगे जो केवल एक में पास होंगे, जो केवल इंग्लिश में पास होंगे, मतलब जो केवल इंग्लिश बोलते होंगे या जो केवल हिंदी बोलते होंगे। एकदम अच्छे से इसका आप लोग एनालिसिस कर लीजिए कि 70% में क्या क्या है, 65% में क्या क्या है, कि कभी जीवन में डाउट ना हो। समझ में आया? और किसी बच्चे को डाउट? हाँ बोलिए। आगे होगा ना। 27% जब बोलते ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? 100 में से 27 घटाएंगे तो किया तो है आगे हमने। हाँ, तो वही तो कह रहा हूं, अभी होगा यहां पर क्वेश्चन सॉल्व। बेसिक स्ट्रक्चर आप समझिए कि 2 विषय तो 4 घटनाएं घट सकती हैं, और वही टोटल बोलने वाले, टोटल जनसंख्या की क्या होगी? बराबर होगी। टोटल लोगों की क्या होगी? बराबर होगी। खड़े हो जाइएगा, वो 4 घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं? खड़े हो जाइए। 4 घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं? 2 विषय बोलने की बात हो रही है तो गलत हो गया ना। हड़बड़ी में गड़बड़ी यही होती है, ठीक है, आपको पता है, लेकिन आप हड़बड़ी में गलत बोले हैं। सही बोलिए, क्रम से बोलिए। अब देखिए मिला दिया उसको, 3 बोल दिया बच्चा। बैठी, सही बोले हैं। आपको क्लियर हुआ? हाँ देखिए, उस बच्चे का प्रश्न है, आज पूछ लीजिए जितना क्वेश्चन पूछना है। हाँ, फिर से आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, निकल के अपना स्थान छोड़िए। उसका भी बनाऊंगा आगे। अभी जब बोलने वाला है तो केवल बोलने वाले पे समझिए। अभी केवल बोलने वाला है या पास वाला है तो अभी इसी को समझेंगे। फेल पे भी ऐसे ही होगा, सेम यही प्रोसेस होगा, कुछ अलग नहीं है। इधर आइए, इधर। बैग उठा के नहीं बुलाया था मैं आपको। चलिए आ जाइए इधर, यहां खड़े होइए।
देखिए प्रश्न है आपका, नहीं, देखिए प्रश्न है हमारा कि दो विषय है इंग्लिश और हिंदी। क्वेश्चन में साफ बोला है कि 70% लोग इंग्लिश बोलते हैं और 65% लोग हिंदी बोलते हैं। 27% लोग दोनों भाषा में कुछ नहीं बोलते हैं, तमिल और मलयालम बंगाली बोलते होंगे, हिंदी और इंग्लिश नहीं बोलते। समझ में आया? हिंदी इंग्लिश नहीं बोलते। कितने परसेंट लोग? 27% लोग। तो चूंकि क्वेश्चन परसेंटेज में है तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितना माना जाएगा बताइए? 100%। पर्सन टोटल कितने होंगे? 100%। ठीक। तो आप हमको ये बताइए, 70% लोग इंग्लिश बोलते हैं, 65% लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं, 27% लोग कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक। तो ऐसी कोई घटना है अगर जहां पर दो विषय बोलने की बात आएगी तो क्या क्या घटित हो सकता है, वहां पर क्या क्या संभावनाएं हैं, कैसी कैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं बिना मैथ के ज्ञान के? आप बताइए। जैसे हमने इस क्लास में दे दिया बच्चों के पास इंग्लिश और हिंदी, बोलो चाहे मत बोलो, सीखो चाहे मत सीखो, कंडीशन है। तो इसमें कितनी घटनाएं होंगी क्लास के अंदर? 4 घटनाएं। वो घटनाएं कौन कौन सी होंगी? इंग्लिश में पास, हिंदी में पास, मतलब इंग्लिश बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, दोनों बोलने वाले, और दोनों में फेल। गलत है। इंग्लिश बोलने वाला तो हम पहले ही 70% बोल चुके हैं और हिंदी बोलने वाले पहले से ही हम 65% बोल चुके हैं। तो आप अगर बोल दें कि यहाँ 4 घटनाएं हो रही हैं, इंग्लिश बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, दोनों ना बोलने वाले, दोनों बोलने वाले, तो ये तो गलत बोल रहे हैं ना। यहाँ 4 घटनाएं क्या घटित होंगी, कौन बताएगा? चलेगा, वो पीछे से वो बच्ची बताएगी, इनसे पूछता हूं। केवल इंग्लिश बोलने वाले पहली घटना हो सकती है, केवल हिंदी बोलने वाले, दोनों बोलने वाले ये हो सकता है, और दोनों नहीं बोलने वाले ये हो सकता है। यही 4 घटनाएं घट सकती हैं। आपके दिमाग में ये बात आ गई पहली चीज? कुछ और भी होगा क्या? और तो कुछ नहीं होगा ना। केवल इंग्लिश, केवल हिंदी, दोनों और दोनों नहीं, ये तो शॉर्ट भाषा में लिखा है ना हमने। चलिए, अच्छा लिखा भी है, देख के भी बोल सकते थे। 4 ही घटनाएं हो सकती हैं। अब तो कंफ्यूजन नहीं है घटनाओं में। कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं बताइए? रुक जाइए। केवल इंग्लिश बोलने वाले, देख के बोल रहे हैं क्या? केवल हिंदी बोलने वाले, दोनों नहीं बोलने वाले, और दोनों बोलने वाले। एकदम सबको क्लियर है? यही टोटल जोड़ा जाएगा तो ये 100% के बराबर होगा। ये बेसिक अप्रोच है। रुको, अभी रुक जाओ आप, ठीक है? आराम आराम से मैं सब समझाऊंगा। हड़बड़ी नहीं है मुझे, तो आपको भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। समझा के ही भेजूंगा यहाँ से, ठीक है? चलिए देखिएगा, अब देखिएगा 70% और जो 65% है, ये इंग्लिश और हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत है। इस क्लास में 100 लोगों को मैंने हिंदी और इंग्लिश दिया था। इसमें 70 लोग पाए गए हैं इंग्लिश बोलने वाले और 65 लोग पाए गए हैं हिंदी बोलने वाले। 100 लोगों को मैंने दिया था ये काम, इंग्लिश और हिंदी वाला। तो यही जोड़कर कितना हो गया? 135 हो गया, जबकि लोग तो 100 ही थे। 135 लोग कैसे बोलने वाले तैयार हो गए? तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि अगर 70 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदी बोल रहे हैं, और 65 लोग जो हिंदी बोल रहे हैं इसमें उतने ही लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोल रहे हैं। यानी कि 70 और 65 में दोनों भाषा बोलने वाले लोग कॉमन हैं। इसीलिए इस सर्कल को हम अलग अलग नहीं लिख सकते, अलग अलग नहीं दिखा सकते। हमको इसको इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा। इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट को दर्शाता है, शो करता है। जैसे इंटरसेक्ट कराया तो ये जो पार्ट है इस सर्कल में भी शामिल है, मतलब 70% में भी शामिल है, और यही पार्ट आपका 65% में भी शामिल है। तो यही जो कॉमन पार्ट है दोनों भाषा बोलने वालों का प्रतिशत प्रदर्शित करेगी। ठीक है? अब आ गई बात घटाने की,
तो निश्चित रूप से घटाने की बात आएगी। 70 तो अंदर रख नहीं सकते। 70 अगर आप यहां लिख देंगे 70%, तो ये फिर कौन सा पार्ट शो होगा? केवल इतना शो होगा। तो ये लिखने का तरीका गलत हो गया। 70% मतलब ये पूरा सर्कल, तो इसलिए इसको कहां लिखेंगे बताइएगा? इसको लिखेंगे परिधि के ऊपर। ठीक, अब सुनिए, ये जो हमारा पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है, ये किसको प्रदर्शित करेगा? ये केवल इंग्लिश बोलने वालों को। तो केवल इंग्लिश निकालना है तो पूरा बोलने वाले समझिएगा 70% है, उनमें 70% में केवल इंग्लिश बोलने वाले कैसे पता चलेगा? जो ये कॉमन है दोनों बोलने वालों को इसमें से माइनस करना पड़ता है। तो दोनों बोलने वाला हमने क्या माना है? X%। तो ये क्या होगा? 70 माइनस X%। ये क्या है? केवल इंग्लिश। समझ में आया क्यों माइनस हो रहा है? यहां क्या होगा? आपका हिंदी बोलने वाले 65% है, हिंदी बोलने वाले 65% है, तो केवल हिंदी बोलने वाले 65 माइनस X कर देंगे। और इन सर्कल से जो बाहर होता है वो दोनों ना बोलने वालों का प्रतिशत होता है। जैसे आप कह रही थी 27, इसमें से माइनस करेंगे। क्यों माइनस कर देंगे भाई? अगर कोई भाषा बोली जा रही है तो उसमें ऐसे भी लोग भी होंगे जो दोनों नहीं बोलते। क्या कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि 70% लोग बोल भी रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दोनों नहीं बोल रहे? मैथमेटिकली रॉन्ग है। किसी भी विषय के हिसाब से सोचे तो गलत ही है। तो गलत है कि 70% कुछ बोल रहे हैं तो उसमें दोनों ना बोलने वाले आ कहां से जाएंगे? कभी नहीं आएंगे। दोनों बोलने की बात होता तो दोनों बोलने की बात करता तो दोनों बोलने की बात हमेशा ये कॉमन पार्ट दर्शाएगा। किसमें माइनस हो जाता? यहां 27 होता तो ये फिर 27 क्या बोला जाता? दोनों बोलने वालों का फिगर होता। तो फिर 70 माइनस 27 करते तो केवल इंग्लिश आता, और 65 माइनस 27 करते तो केवल हिंदी आता। तो ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ आपका, ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। आपका डाउट क्लियर हुआ? कहां घटाए हैं? कुछ हम लिख दिए हैं क्या? इसकी वैल्यू समथिंग हो गई। 70 माइनस क्या लिखा है? X। या अभी भी परसेंट में ही है? 70% माइनस X%। हाँ, 100 से मतलब डायरेक्ट घट रहा है परसेंट। क्या परसेंट का कोई क्वेश्चन आए तो टोटल का मतलब उसमें क्या होता है? 100% होता है। क्यों जबरदस्ती का बवाल बनाए हुए हैं फर्जी में? आ रहा है आपको चीजें। अब ये कोई सवाल थोड़ी होता है कि 70 में से कैसे ये परसेंट घट गया, ये कोई क्वेश्चन नहीं। आप फर्जी का बवाल बनाए हुए, सुनिए बात को, हंसिए नहीं, समझाने दीजिए क्या भाई। X% जब दोनों में फेल है, सॉरी दोनों बोलने वालों का फिगर है, तो केवल इंग्लिश बोलने वाले क्या होंगे? 70 माइनस X होंगे, और ये क्या होंगे? 65 माइनस X। अब हमने घटा के इसमें से कुछ निकाल तो नहीं दिया, इसकी टांग तो खींच तो नहीं दी कुछ, अभी भी तो एज इट इज 65 माइनस X है, ये एज इट इज है। शो किसको करेगा? केवल हिंदी बोलने वालों को। तो देखिए 4 घटनाएं। बच्चों शांति बनाइए, अगला सवाल करिए, देखिए कौन कर लेता है सबसे पहले। अगला हो गया तो उसके अगला। चलिए बच्चों समझा लेने दीजिए, आप लोग बोल रहे हैं फर्जी में। दुर्गेश, आपको भी क्लियर हो गया होगा ये तो? वो क्लास ऑफ हुई है ना, ये तो चल रही है ना अभी। देखिए केवल इंग्लिश, केवल हिंदी, दोनों मतलब क्या? दोनों बोलने वाले, दोनों नहीं बोलने वाले। यही जोड़ के 100 का मतलब क्या है? 100% के लिए हम बोल रहे हैं। आया समझ में? कोई चीज परसेंट में है तो 100% टोटल उठा लिया जाता है। बहुत प्रॉब्लम है तो लिख लीजिए 100%, हर जगह लिखिए परसेंट, हर जगह लिखिए परसेंट, क्या दिक्कत है? हमने सबका परसेंट क्या कर दिया? हटा दिया था। अब डाउट क्लियर हुआ? आ गया समझ में? अब ओरल बता के जाइए हमको यहीं से। आज का हमारा आखिरी मेथड, अब ये कंप्लीट होगा मंडे को। ठीक है, कल तो छुट्टी है ना? ठीक है, सुनिए ओरल करना है तो मैंने ओरल में क्या सिखाया है? सुनिएगा, ओरल मैंने यही सिखाया है, पहले बोलने वालों को जोड़िए। 70 और 65 कितना? 135। अब सुनिए,
ये बोलने वालों का फिगर है। इसमें से दोनों नहीं बोलने वालों का फिगर कितना है? 27। जोड़ दीजिए जरा, जोड़ दिया? अच्छा 27 जोड़ दिया, तो टोटल ये 100 से कितना ज्यादा हो गया? 62 ज्यादा हो गया। आ रहा है समझ में? हाँ, ऐसे करते हैं, यहां पर ऐसे जोड़ेंगे। 27 जोड़ दिया, कितना आ गया? 162। 162 क्यों आया है? क्यों आया है? क्योंकि 70 और 65 में दोनों भाषा बोलने वालों को शामिल किया गया है, यहां भी, जबकि मैथ में एक ही बार शामिल हो सकता है, एक अतिरिक्त बार शामिल हो गया है ये, इसलिए 100 से ऊपर गया है। 100 से ऊपर जाने का कारण ही यही होता है कि चीजों को आपने अतिरिक्त बार शामिल कर लिया है। तो 100 से ये जितना ऊपर होता है वही दोनों बोलने वालों का, ये दोनों में पास का प्रतिशत होता है। 100 से ये कितना ऊपर है? 62। तो दोनों में पास का प्रतिशत 62%। घटाएंगे क्या? सीधे बोलिए 100 से कितना ऊपर है? 62। तो 62% आंसर है। कितने लोगों को सेकंड मेथड समझ में आया? कितने लोगों को नहीं आया? वो हाथ उठाएं। आपको आया सेकंड मेथड? नहीं आया।